हेलो, वेलकम टू निदान हिंदी साहित्य चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे इस प्यारे से सेशन में। तो आज का सेशन है कुछ यूनिट 9 का टेस्ट है आज। ठीक है, हमारे लास्ट कुछ कुल 8 टेस्ट हो चुके हैं। यूनिट वाइज टेस्ट चल रहा है, आप सभी को बताइए। तो आज 9वां टेस्ट है, ठीक है। और कल हमारा 10वां टेस्ट खत्म हो जाएगा। 10वें टेस्ट के बाद हम मिक्स टेस्ट लगाने शुरू कर देंगे, है ना। तो आज के टेस्ट को शुरू करते हैं जल्दी से, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1, दिल्ली दरबार दर्पण निबंध के संदर्भ में विचार कीजिए। वॉइसराज के पदचिन्ह के पास किस रंग का मखमली कपड़ा बिछाया गया था? ए लाल रंग का, बी नीले रंग का, सी सुनहरा पीला या डी गहरा बैंगनी। किस रंग का कपड़ा था? बी नीले रंग का कपड़ा था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है में भारतेंदु ने काठ के पुतले शब्द का प्रयोग किसके लिए किया था? ऑप्शन ए अंग्रेजी शासकों के लिए, बी निष्क्रिय और आलसी भारतवासियों के लिए, सी निर्जीव मूर्तियों के लिए या डी सरकारी कर्मचारियों के लिए। किसके लिए किया था? निष्क्रिय और आलसी भारतवासियों के लिए किया था। क्वेश्चन नंबर 3, शिव मूर्ति निबंध में प्रताप नारायण मिश्र ने शालिग्राम की मूर्तियों को किसका प्रतीक माना है? ए सर्वव्यापकता का, बी कठोरता का, सी स्थिरता का या डी केवल सगुण का। किसका माना है? व्यापकता का प्रतीक माना है, ठीक है। क्वेश्चन की स्पीड तेज ही रहेगी, है ना, ठीक है। टाइम की बहुत ज़्यादा ही दिक्कत होती है, इसलिए थोड़ा स्पीड में चलूँगा मैं। और आपको क्वेश्चन के लिए टाइम चाहिए होगा, मुझे पता है। आप हर क्वेश्चन में वीडियो पॉज कर लीजिएगा, है ना, अपना टाइम अच्छे से लीजिएगा और उसके बाद क्वेश्चन लगाइएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, शिव शंभू के चिट्ठे विदाई संभाषण में लॉर्ड साहब उर्फ लॉर्ड कर्जन किसके सामने झुकना पड़ा? उसको किसके सामने झुकना पड़ता है? ब्रिटिश की महारानी के सामने, जनता के सामने, एक अदना सा क्लर्क या अपनी अंतरात्मा के सामने। तो उसे क्लर्क के सामने झुकना पड़ता है ना। क्वेश्चन नंबर 5, कविता ही मनुष्य के हृदय को स्वार्थ संबंधों के संकुचित मंडल के ऊपर उठाकर लोक सामान्य भावभूमि पर ले जाती है। यह कथन शुक्ल जी के कविता क्या है में किस उपशीर्षक से लिया गया है? ऑप्शन ए सभ्यता के आवरण और कविता से, बी कविता की आवश्यकता से, सी मार्मिक अर्थ स्थल से या डी भावयोग से। किस उपशीर्षक से लिया गया है? कविता की आवश्यकता उपशीर्षक से लिया गया है ना। ऐसे कथन बहुत आईएमपी होते हैं, ऐसे कथनों को याद जरूर रखिएगा, है ना। 2 बार इसे कथनों को जरूर पढ़े और याद रखें। नाखून, ये नाखून है ना, नाखून नहीं समझ लीजिएगा, ये नाखून है। नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध में हजारी प्रसाद द्विवेदी ने वज्र का उल्लेख किस संदर्भ में किया है? वज्र क्या है? वज्र ये अपना जो इंद्रदेव है उसका अस्त्र है ना। तो क्या संदर्भ है? ऑप्शन ए मनुष्य की अजय शक्ति, बी दधीच की हड्डियां या त्याग, सी इंद्र की विलासी जीवन या डी प्राचीन भारतीय शस्त्र निर्माण। देखो, ये प्राचीन भारतीय शस्त्र निर्माण की बात हो सकती है ना, लेकिन ये दधीच जी की हड्डियों और त्याग की बात हो रही है, क्योंकि जो वज्र है वो उन्हीं की हड्डियों से बना हुआ है, ठीक है। उनकी मृत्यु के बाद जो उनकी हड्डियां बचती है उन्हीं की हड्डियों से बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है निबंध में लेखक के मन में मुकुट भीगने की आशंका किसे देखकर जागती है? ए वर्षा की झाड़ी को, या संगीत कार्यक्रम में लौटे मेहमानों को देखकर, सी अपने पुत्र और मेहमान लड़की की देरी को देखकर, या कौशल्या के गीतों को सुनकर। तो अपने पुत्र और उसके साथ एक लड़की होती है, वो देर रात तक बाहर संगीत कार्यक्रम में जाते हैं, तो उसी को देखकर फिक्र होने लगती है कि बारिश भी हो रही है और वो अभी तक आया नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8, मजदूरी और प्रेम में पूर्ण सिंह के निबंध में मजदूरी और प्रेम निबंध में पूर्ण सिंह ने रब के दर्शन किसमें होना बताया है?
रब का दर्शन किस में बताया है? भगवान का दर्शन कहाँ होता है? ऑप्शन ए मंदिर की मूर्तियों में, बी मनुष्य के हाथ के श्रम में, या सी पवित्र ग्रंथ के अध्ययन में, या मौन प्रार्थना में। तो मनुष्य के हाथ के श्रम में ही भगवान के दर्शन बताए। क्वेश्चन नंबर 9, उत्तरा फाल्गुन के आसपास निबंध में कुबेरनाथ रॉय ने ढाई अक्षर प्रेम किसे कहा? ढाई अक्षर प्रेम का किसे कहा? ऑप्शन ए मनुष्य को, मृत्यु को, बुढ़ापे की परिपक्वता को, या यौनिक आकर्षण को। किसे माना है? मृत्यु को ढाई अक्षर प्रेम माना है। क्वेश्चन नंबर 10 है, उठ जाग मुसाफिर निबंध में विवेकी रॉय ने भौर किसका प्रतीक माना है? भौर है ना, भौर यानी सुबह होता है। ए केवल सूर्योदय को माना है, या बी चेतना और जीवन के लक्ष्य को माना है, सी खेती किसानी के समय को माना है, या डी गांव की संस्कृति को माना है। तो भौर का प्रतीक किसे माना है? चेतना और जीवन के लक्ष्य को। ठीक है, जीवन के लक्ष्य को माना है भौर का प्रतीक। क्वेश्चन नंबर 11 है, संस्कृति और सौंदर्य निबंध में नामवर सिंह ने हजारी प्रसाद द्विवेदी के किस उपन्यास को सांस्कृतिक पुनरुत्थान का प्रतीक माना है? सांस्कृतिक पुनरुत्थान का प्रतीक माना है। ए अनामदास का पोथा, बी पुनर्नवा, सी बाणभट्ट की आत्मकथा, या डी चारूचंद्र लेख। किसे माना है? बाणभट्ट की आत्मकथा को सांस्कृतिक पुनरुत्थान का प्रतीक माना है। क्वेश्चन नंबर 12, शिव शंभू के चिट्ठे में बुलबुलों का स्वप्न अध्याय किस वायसराय को संबोधित करता है? ए लॉर्ड रिपन, बी लॉर्ड कर्जन, सी लॉर्ड लिटिन, या डी लॉर्ड मिंटो। ठीक है, शिव शंभू के चिट्ठे किसके नाम लिखे जाते हैं? लॉर्ड कर्जन के नाम पे, सभी को पता है। क्वेश्चन नंबर 13, प्रेम की भाषा शब्द रहित है, यह पंक्ति किस निबंध की प्रारंभिक पंक्तियों में से है? ए कविता क्या है, बी मजदूरी और प्रेम, सी शिवमूर्ति, या डी संस्कृति और सौंदर्य। तो प्रेम की भाषा शब्द रहित है, ये किस निबंध की है? तो मजदूरी और प्रेम की है। क्वेश्चन नंबर 14, शुक्ल जी के अनुसार काव्य का चरम लक्ष्य क्या है? मनोरंजन, जगत का परिचय, जगत के मार्मिक पक्षों का साक्षात्कार, या रस स्वाद मात्र। क्या है चरम लक्ष्य? क्या होगा? सी जगत के मार्मिक पक्षों का साक्षात्कार। क्वेश्चन नंबर 15 है, नाखून, ये नाखून है ना, इसमें सिंगल कॉमा लगाने के चक्कर में न का म हो गया है ना, तो ध्यान रखिएगा। नाखून क्यों बढ़ते हैं बढ़ते हैं निबंध के अनुसार घृणा क्या है? मनुष्य की स्वाभाविक वृत्ति, सी बी अनायास बिना सिखाए आ जाने वाली पशुत्व निशानी, या सी समाज द्वारा आरोपित भाव, या डी सुरक्षा का एक माध्यम है। अनायास बिना सिखाए आ जाने वाली पशुत्व की निशानी, जैसा कि इस निबंध में कहा गया है कि जो पशुत्व होता है वो हमारे अंदर ही होता है। ठीक है, जन्म से होता है, बिना सिखाए आ जाता है, तो उसी को कहा गया है ना। घृणा भी एक उसी की एक निशानी है। क्वेश्चन नंबर 16, ठीक, क्वेश्चन नंबर ढक गया तो कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 16, एक तरफ निबंध देते, दूसरी तरफ ये अपने उसके विषय दिए गए हैं, किस विषय में निबंध लिखा गया है ना। तो उत्तरा फाल्गुन के आसपास है, उसकी तरफ दूसरी तरफ है श्रम की पवित्रता, मजदूरी और प्रेम है, दूसरी तरफ है उम्र की ढलान और जीवन दर्शन, या कविता क्या है, दूसरी तरफ है हजारी प्रसाद द्विवेदी का मूल्यांकन, या संस्कृति सौंदर्य है, दूसरी तरफ है साधारणीकरण या सहानुभूति। तो कौन क्या किससे मिलान करता है ना। सबसे पहले देखेंगे उम्र के ये श्रम की पवित्रता, श्रम के बारे में कहाँ बताया गया है? ठीक है, मजदूरी और प्रेम में बताया गया। उत्तरा फाल्गुन ये अपने मौसम के हिसाब से जीवन के पड़ावों को बताया गया है, तो उम्र की ढलान। ठीक है, कविता क्या है? कविता क्या है? साधारणीकरण और रस अनुभूति, तो साधारणीकरण, रस अनुभूति और संस्कृति और सौंदर्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की मूल्यांकन का किया गया है ना, नामवर सिंह ने किया है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा सही।
क्वेश्चन नंबर 17 है, असर्शन ओरिजिन कहते हैं इंग्लिश में, और स्थापना तर्क है। ठीक है, तो स्थापना क्या है? भारतेंदु के अनुसार आलस्य भारत की अवनति का मुख्य कारण, अर्थात जो उन्नति नहीं हो रही उसका मुख्य कारण है ना। और उसका तर्क है क्योंकि भारत के लोग मलुकदास के दोहे अजगर करे ना चाकरी, ऐसे ही कुछ दोहा है ना, उस दोहे को पूरा याद करना पड़ेगा, मुझे अभी फिलहाल में याद नहीं, तो माफ़ कीजिएगा। इतने से आप समझ लीजिएगा, आप सर्च करके देख लीजिए पूरा दोहा को अपने जीवन का आधार मानते हैं। अर्थात आलसियों के लिए दोहा कहा गया है ना, वो भगवान को दाता में मानते हैं, सबके दाता राम करके है दोहे में कुछ शब्द, तो वो भगवान हैं तो हमें देंगे, काम करने की क्या आवश्यकता है, यही मानकर काम नहीं करते। तो ऑप्शन ए सही है, आर गलत है। ऑप्शन बी आर और ए सही है, दोनों है, और आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। या सी ए गलत या आर सही है। डी ए और आर दोनों गलत है। क्या है? ए और आर दोनों सही है और सही व्याख्या भी हो रही है। क्वेश्चन नंबर 18, मेरे बिल का चाम उर्फ चमड़ा तो जूतियां बनाने के काम आता है, पर मरे हुए बैल का चमड़ा तो जूतियां बनाने के काम आता है, पर मरे हुए हिंदू का देह किसी काम नहीं आता। यह तीखा कटाक्ष भारतेंदु ने किस निबंध में कहा है? ठीक है, अपने किस निबंध में कहा है भारतेंदु ने? दिल्ली दरबार दर्पण, भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है, वैदिक हिंसा हिंसा न भवती, या स्वर्ग की विचार सभा। हमारे भारतेंदु ने भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है हमें कहा है, कटाक्ष किया है। ठीक है, क्योंकि भारतवासी आलसी हो गए हैं और भारत की उन्नति के बारे में नहीं सोच रहे हैं, इसीलिए ऐसा कटाक्ष किया है। क्वेश्चन नंबर 19 है, शिवमूर्ति निबंध के अनुसार ईश्वर की पार्श्वक्त पंचमुख वाली मूर्ति है ना, इसका अर्थ है पंचमुख वाली मूर्ति किसका बोध कराती है? क्या कहती है पंचमुख वाली मूर्ति? 5 इंद्रियों का विजय, 5 महाभूतों का, और 5 प्रकार के योग का, या सृष्टि के 5 कालखंडों का, किसका बोध करवाती है 5 पंचमुखी मूर्ति? ये 5 महाभूतों का बोध करवाती है ना। क्वेश्चन नंबर 20, शिव शंभू के चिट्ठे के अंतर्गत श्रीमान का स्वागत बाल मुकुंद गुप्त ने किशनगढ़ के राजा का उल्लेख किस संदर्भ में किया? उनकी वीरता के लिए, उनके द्वारा दिए गए दान के लिए, एडवर्ड के स्वागत में उनके द्वारा किए गए व्यय के लिए, या लॉर्ड कर्जन की चापलूसी के लिए? तो एडवर्ड के स्वागत में उनके द्वारा किए गए व्यय के लिए उनका उल्लेख किया गया। क्वेश्चन नंबर 21, कविता क्या है के अनुसार क्रोध जब अपनी रक्षा की निमित्त होता है तो वह क्या कहलाता है? रोष, चिड़चिड़ाहट, प्रतिकार, या अमर्ष? तो अमर्ष कहलाता है जब क्रोध को और बढ़ाने के लिए, अपनी रक्षा के लिए निमित्त होता है ना। क्वेश्चन नंबर 22, मनुष्य की चरितार्थता प्रेम में है, मैत्री में है, अपने को उत्सर्ग करने में है? यह पंक्ति नाखून क्यों बढ़ते हैं में किस दार्शनिक या महापुरुष के संदर्भ में कहा गया है? ए गांधी जी, बुद्ध, या रविंद्रनाथ टैगोर, या ईसा मसीह? किसके संदर्भ में कहा गया? ईसा मसीह के संदर्भ में कहा गया है ना। क्वेश्चन नंबर 23, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है निबंध में लखन लक्ष्मण के पटके के भीगने का अर्थ विद्यानिवास मिश्र ने क्या लिखा? ठीक है, क्या लिया अर्थ में है ना, पटका, इसके भीगने के अर्थ में क्या लिया? भाई के कष्ट, अखंड सौभाग्य का संकट, मर्यादा का विनाश, या वनवास की कठिनाई? तो अखंड सौभाग्य का संकट माना है ना। अध्यापक पूर्ण सिंह, ये दो जो भी आ रहे हैं क्वेश्चन वो अपने जो निबंध है उनमें से ही आ रहे हैं, वो थोड़ा डीप में है, आपको समझना होगा। आपने पूरा निबंध पढ़ा होगा तो भी आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। ठीक है, फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो अभी तो आप क्वेश्चन लगा लो। ठीक है, अगर हम डिटेल क्लास लेंगे तो उसमें आपको पूरा निबंध बताया जाएगा, उसमें ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से एनालिसिस करवाऊंगा, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, अध्यापक पूर्ण सिंह ने मजदूरी और प्रेम में आदम के मीठे सेब की तुलना किससे की है? पुस्तकीय ज्ञान को, या किसान द्वारा उगाए गए अन्न, या ईश्वर द्वारा दिए गए वरदान,
या सच्चे प्रेम के आंसू किसे किसान द्वारा उगाए गए अन्न से तुलना की है ना। आदम का सेब, ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, सुना दूंगा कभी। उत्तरा फाल्गुन के आसपास निबंध के अनुसार लेखक कौमार्य और वैधव्य के बीच की स्थिति किसे मानता है? 30 वर्ष की आयु को, 40 वर्ष की आयु को, वर्षा ऋतु या वसंत ऋतु के आगमन को, किसे मानता है? 40 वर्ष की आयु को कौमार्य और वैधव्य का के बीच का वो मानता है ना स्थिति। विवेकी राय के उठ जाग मुसाफिर निबंध में काशी उर्फ काशी की चर्चा किस रूप में की गई है? धार्मिक पाखंड के केंद्र के रूप में, अक्षयवट सनातन चेतना के रूप में, सी केवल एक तीर्थ स्थान के रूप में, डी कबीर की कर्मभूमि के रूप में। तो अक्षयवट और सनातन चेतना के रूप में किया गया है ना काशी का वर्णन। क्वेश्चन नंबर 27, नामवर सिंह ने संस्कृति और सौंदर्य निबंध में अशोक के फूल को कामदेव के किस अस्त्र का प्रतीक माना है? ए गदा या बी धनुष, सी बाण या डी चक्र, किसके रूप में माना है? सी बाण के रूप में माना है। क्वेश्चन नंबर 28, संसार में यदि किसी ने भगवान बनाया है तो वह केवल वायसराय ही है। भगवान ने किसी को बनाया तो वही केवल वायसराय है। यह व्यंग्य शिव शंभू के चिट्ठे के किस अध्याय का है? फिर से पढ़ता हूँ। संसार में यदि किसी को भगवान ने बनाया है तो वह वायसराय है, तो ये किस अध्याय में कहा गया है? ऑप्शन ए विदाई संभाषण, बी पीछे मत फेंकिए, सी आशा का अंत या डी श्रीमान का स्वागत। किस में कहा गया है? आशा का अंत। क्वेश्चन नंबर 29, कविता क्या है निबंध में शुक्ल जी ने बिंब ग्रहण इमेज मेकिंग को किसके लिए अनिवार्य माना है? ए आलोचना के लिए, बी रस की अनुभूति के लिए, सी छंद निर्माण के लिए या डी अलंकार योजना के लिए। किसके लिए माना है? बी रस की अनुभूति के लिए बिंब ग्रहण माना है अनिवार्य। क्वेश्चन नंबर 30, नाखून, ये नाखून है ना, ये जब माखून दिखे उसको नाखून कर लीजिएगा ना। ये जो मैंने सिंगल कॉमा लगाया था वो चिपक गया है पीडीएफ में थोड़ा बहुत, है ना। नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध में अल्पज्ञ पिता को कैसा जीवन कहा गया है? अल्पज्ञ पिता का कैसा जीवन कहा गया है? ए दयनीय जीवन, बी मूर्ख जीवन, सी स्वार्थी जीवन या कठोर जीवन। कैसा जीवन माना गया है? ए दयनीय जीवन, अल्पज्ञ, है ना। क्वेश्चन नंबर 31, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है निबंध में मिस गोवर्धन कौन है? मिस गोवर्धन कौन है? ए लेखक की पत्नी, बी संगीत सीखने वाली एक छात्रा, सी लेखक की मेहमान जो संगीत कार्यक्रम में गई थी, या डी कौशल्या का एक काल्पनिक रूप। कौन है? सी लेखक की मेहमान जो संगीत के कार्यक्रम में गई थी उसके बेटे के साथ, है ना। क्वेश्चन नंबर 32, मजदूरी और प्रेम निबंध के अनुसार भेड़ चराने वाले का जीवन कैसा होता है? भेड़ चराने वाले का जीवन कैसा होता है? ए दरिद्रता से पूर्ण, बी अरण्य जंगल का पवित्र जीवन, सी अज्ञानता का अंधकार, सी सामाजिक के बंधनों से मुक्त। तो कैसा होता है भेड़ चराने वाले का जीवन? मजदूरी और प्रेम में सबके जीवन के बारे में बताया गया है ना। तो ऑप्शन बी अरण्य जंगल का पवित्र जीवन होता है। क्वेश्चन नंबर 33, कुबेरनाथ रॉय ने उत्तरा फाल्गुन के माध्यम से जीवन के किस दशक को संकट काल कहा? क्राइसिस पीरियड कहा? ऑप्शन ए 20 से 30 वर्ष, सी 30 से 40 वर्ष, सी बी है 30 से 40 वर्ष, या सी है 40 से 50 वर्ष, या डी 50 से 60 वर्ष। किसको माना है संकट का समय?
सी को माना है 40 से 50 वर्ष को। क्वेश्चन नंबर 34, संस्कृति और सौंदर्य निबंध के अनुसार किसने अशोक के फूल को एक सांस्कृतिक इतिहास बना दिया? रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रविंद्रनाथ टैगोर या मैथिली शरण गुप्त? किसने सांस्कृतिक इतिहास बना दिया अशोक के फूल को? जल्दी से बताएंगे। बी, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, उनकी रचना है ना अशोक का फूल। क्वेश्चन नंबर 35, सबके आगे एक एक सोने की कुर्सी थी। दिल्ली दरबार दर्पण में यह वर्णन किनके बैठने के स्थान के लिए कहा है? ए, राजाओं और महाराजाओं के लिए, बी, अंग्रेज अधिकारियों के लिए, सी, केवल वायसराय के लिए, या डी, मुख्य अतिथियों के लिए? किनके बैठने का स्थान है जो सोने की कुर्सियां हैं? राजा और महाराजाओं के लिए। क्वेश्चन नंबर 36, भारत वर्षोन्नति के लिए सबसे पहले किसे छोड़ने का परामर्श दिया है? भारत वर्षोन्नति के लिए क्या छोड़ने का परामर्श दिया? ए, अंग्रेजी वस्तुओं का, बी, धर्म के नाम पर फैले सामाजिक संस्कारों को, सी, आलस्य को, या डी, अपने मतभेद को? क्या छोड़ने के लिए कहा है? धर्म के नाम पर फैले सामाजिक कुसंस्कारों को छोड़ने को कहा है, जो बिना किसी मतलब के संस्कार के नाम पर फैलाए गए हैं, जो कि असल में है ही नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 27, शिव मूर्ति निबंध में मिश्र जी ने मिट्टी की मूर्ति को किसका प्रतीक माना है? मिट्टी की मूर्ति को किसका प्रतीक माना है? ए, मनुष्य के नश्वर शरीर का, बी, क्षमा और धैर्य का, डी, हंसी गरीबी का, या डी, प्राचीन परंपरा का? किसका प्रतीक माना है मिट्टी की मूर्तियों को? बी, क्षमा और धैर्य का प्रतीक माना है। क्वेश्चन नंबर 38, जिस प्रकार आत्मा की मुक्त अवस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्त अवस्था रस दशा कहलाती है। यह प्रसिद्ध पंक्ति किस निबंध से है? ए, संस्कृति सौंदर्य, बी, कविता क्या है, या डी, सी, मजदूरी और प्रेम, या डी, उठ जाग मुसाफिर? किस निबंध से लिया गया है ये? बी, कविता क्या है। देखो मैं ऑप्शन में थोड़ा ऊपर नीचे कर देता हूँ ना, तो थोड़ा सा संभल लीजिएगा, मतलब जल्दबाजी में हो जाता है, और जल्दबाजी ना हो ऐसा तो कोई है नहीं, क्योंकि टाइम बहुत कम है तो जल्दबाजी रहती ही है। लेकिन टिक सही लगाता हूँ, है ना, जो टिक लगा रहा हूँ वो एकदम सही होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 39, उत्तर फाल्गुन के आसपास में कुबेर नाथ रॉय ने मनुष्य को किस पक्षी की तरह अंतहीन आकाश की यात्रा करने वाला बताया है? अंतहीन आकाश की यात्रा करने वाला बताया है। हंस, गरुड़, चक्रवाक या गौरैया? किस पक्षी के समान माना है? चक्रवाक। ये कोई पक्षी नहीं होता है, मतलब नया पक्षी है यार। क्वेश्चन नंबर 40, संस्कृति और सौंदर्य निबंध में नामवर सिंह ने जनता की चित्तवृत्ति के स्थान पर परंपरा को महत्व देने का श्रेय किसे दिया? शुक्ल जी को, द्विवेदी जी को, निराला को, प्रेमचंद को? ऑफकोर्स द्विवेदी जी को, हजारी प्रसाद द्विवेदी को, है ना। उठ जागो मुसाफिर, क्वेश्चन नंबर 41, उठ जागो मुसाफिर में मुसाफिर शब्द किसके लिए प्रयुक्त है? लेखक स्वयं के लिए है, भटकती हुई युवा पीढ़ी के लिए, या सी, हर मनुष्य के लिए जो जीवन पथ पर है, या डी, गांव के शहर की ओर जाने वाले के लिए, गांव से शहर की ओर जाने वालों के लिए? किसके लिए है मुसाफिर शब्द? सी, हर उस मनुष्य के लिए है जो जीवन पथ पर है, मतलब अपने लक्ष्य के लिए कहीं ना कहीं जा रहा है। हम भी एक मुसाफिर हैं। क्वेश्चन नंबर 42, दिल्ली दरबार दर्पण में किस देशी रियासत से महाराज को GCSI की पदवी दी गई थी? ए,
पटियाला के महाराज, बी ग्वालियर के महाराज, सी जयपुर के महाराज या डी बीकानेर के महाराज। किसको GCSI की पदवी मिली थी? ग्वालियर के महाराज सिंधिया को। थोड़ा सा गला खराब है तो थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा ना, माफ कर दीजिएगा, खराश हो रही है। क्वेश्चन नंबर 43 दिल्ली दरबार दर्पण निबंध के अनुसार महारानी का घोषणा पत्र पढ़ने के बाद किसने महारानी की जय का नारा सबसे पहले लगाया था? ए लॉर्ड लिटिन, बी राजकीय अहलकारों ने, सी राजाओं के समूह ने, या डी सेनापति ने। किसने कहा था सबसे पहले? ए लॉर्ड लिटिन ने कहा था। ठीक है, दिल्ली दरबार दर्पण लॉर्ड लिटिन के टाइम पे है, शिव शंभू की चिट्ठी लॉर्ड कर्जन के टाइम पे। थोड़ा सा देखना है ना, कहीं वही न लगा दो। क्वेश्चन नंबर 44 भारतेंदु के अनुसार हमारे देश के लोग तो रेल की गाड़ी है। भारतेंदु के अनुसार हमारे देश के लोग तो रेल की गाड़ी है। इस रूपक में इंजन किससे कहा गया है? रेल की गाड़ी है तो इंजन किसे कहा गया? राजाओं और नवाबों को, शिक्षित मध्यम वर्ग को, अंग्रेजों को, भारतीय बुद्धिजीवियों को। तो इंजन किसे कहा गया है? राजा और नवाबों को इंजन कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 45 शिव मूर्ति निबंध में प्रताप नारायण मिश्र ने पीत वर्णन पीले रंग की मूर्ति को किसका सूचक माना है? वैराग्य का, मोह और आकर्षण का, लक्ष्मी और शांति का, या क्रोध का? किसका प्रतीक माना है पीले रंग को? लक्ष्मी और शांति का प्रतीक माना है। 46 शिव शंभू के चिट्ठे के आशा का अंत अध्याय में गुप्त जी ने कठपुतली का तमाशा किसके संदर्भ में कहा है? ए भारतीय जनता के लिए, बी काउंसिल के सदस्य और लॉर्ड कर्जन के व्यवहार के लिए, सी राजा और महाराजा के लिए, सी डी बंगाल विभाजन के लिए। कठपुतली का तमाशा किसे कहा गया? किसके प्रतीक में कहा गया है? बी काउंसिल के सदस्यों और लॉर्ड कर्जन के व्यवहार को कठपुतली का तमाशा कहा है। क्वेश्चन नंबर 47 जिस काव्य में क्षमता नहीं कि वह श्रोता को अपने व्यक्तिगत सत्ता भुलाकर समष्टि में लीन कर दे, वह उच्च कोटि का काव्य नहीं है। यह शुक्ल जी के किस सिद्धांत से संबंधित है? ठीक है, वक्रोक्तिवाद, साधारणीकरण, अलंकार योजना, या ध्वनि सिद्धांत। काव्य की क्षमता नहीं जो श्रोता को अपनी व्यक्तिगत सत्ता भुलाकर समष्टि में लीन कर दे। ये किस में कहा है? बी साधारणीकरण। क्वेश्चन नंबर 48 नाखून है ना, ये नाखून नहीं है। नाखून क्यों बढ़ते हैं? निबंध में हजारी प्रसाद द्विवेदी ने नाखून को किसका जीवंत प्रतीक माना है? सभ्यता के विकास का, मनुष्य की अदम्य हिंसक वृत्ति का, सी श्रृंगार की चेतना का, या स्वावलंबन का? तो बी आएगा। ठीक है, मनुष्य की अदम्य हिंसक प्रवृत्ति का, वृत्ति है ना, प्रवृत्ति। क्वेश्चन नंबर 49 मेरे राम का मुकुट भीग रहा है निबंध में लेखक को किस बात का डर सता रहा है? ए कि उसको लेख पूरा नहीं होगा, सी बी कि नई पीढ़ी अपनी जड़ों से कट रही है, सी कि बाहर गए लड़के और लड़की और लड़का किसी मुसीबत में ना हो, डी कि छत से पानी टपक रहा है। किसकी चिंता उसको खाई जा रही है? सी कि बाहर जो गए हैं उसकी लड़की और लड़का और लड़की वो किसी मुसीबत में ना हो, है ना। क्वेश्चन नंबर 50 अध्यापक पूर्ण सिंह के अनुसार हथौड़े की चोट मजदूरी के किस रूप का वर्णन करती है? केवल शारीरिक श्रम का, मजदूर के हृदय से निकले प्रेम के संगीत का,
यंत्रवत कार्य का या गरीबी की मार का? किसका करती है? मजदूरी के हृदय से निकले प्रेम के संगीत का। कुबेरनाथ रॉय ने उत्तरा फाल्गुनी के आसपास में सर्जन के लिए कौन सी आयु सीमा सबसे उपयुक्त मानी है? 20 से 30 वर्ष, या 30 से 40 वर्ष, 40 से 50 वर्ष, या 60 वर्ष के बाद? सर्जन है ना, रचना करना, किसने माना है? बी, सॉरी। तो 30 से 40 वर्ष की आयु सर्जन की आयु मानी है। क्वेश्चन नंबर 52, उठ जाग मुसाफिर निबंध में विवेकी रॉय ने अमवा अमवा की झुरमट और कोयल की कूक के माध्यम से क्या दर्शाया है? केवल प्राकृतिक चित्रण, बीते हुए ग्रामीण वैभव की स्मृति, खेती की नई तकनीक, शहर के चकाचौंध। ठीक है, क्या बताया? बी, बीते हुए गांव के वैभव। सर्दी बिना बहुत परेशान करती है यार। क्वेश्चन नंबर 53, नामवर सिंह के अनुसार हजारी प्रसाद द्विवेदी का सांस्कृतिक सौंदर्य शास्त्र किस पर आधारित है? ए, केवल स्वर्ण परंपरा पर, बी, दलित और उपेक्षित लोक संस्कृति के समन्वय पर, सी, विदेशी संस्कृति के अंधानुकरण पर, या केवल छायावादी दृष्टि पर? किस पर है? जल्दी से बताइए। बी, दलित और उपेक्षित लोक संस्कृति के समन्वय पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 54, शिव शंभू के चिट्ठे में विदाई संभाषण में किस वॉइसराय के भारत से जाने के अवसर पर लिखा गया है? लॉर्ड रिपन, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड कर्जन, या लॉर्ड डलहौजी? किस वॉइसराय के जाने पर लिखा गया है विदाई संभाषण? लॉर्ड कर्जन है ना, सारे चिट्ठे तो उन्हीं के नाम पर लिखे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 55, शुक्ल जी ने कविता क्या है में काव्य और व्यवहार के संबंध में क्या कहा है? ए, कविता व्यवहार का विरोध करती है, बी, कविता व्यवहार को सरस और कोमल बनाती है, सी, कविता का व्यवहार से कोई लेना देना नहीं है, या डी, कविता केवल कल्पना का एक खेल है? सही आंसर क्या होगा? बी, कविता व्यवहार को सरस और कोमल बनाती है। क्वेश्चन नंबर 56, ये माखून नहीं है, नाखून है, फिर से बता रहा हूँ। नाखून क्यों बढ़ते हैं के निबंध के अनुसार अभागा कौन है? अभागा कौन है? जिसके पास धन ना हो, जो अपने भीतर की पशुता को नहीं पहचानता, जो इतिहास नहीं जानता, जो नाखून नहीं काटता। ऑप्शन बी सही होगा, है ना, जो अपने भीतर की पशुता को नहीं पहचानता वो अभागा है। क्वेश्चन नंबर 57, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है निबंध से सीता का सिंदूर भीगने का क्या अर्थ है? सीता के सिंदूर भीगने का अर्थ क्या है? वर्षा में भीग जाना, अखंड सौभाग्य पर आया हुआ संकट, सी, सीता का विलाप या श्रृंगार। तो अखंड सौभाग्य या सुहाग कह सकते हैं इसको, है ना। सुहाग पर आया हुआ संकट, है ना। 58, क्वेश्चन नंबर 58, मजदूरी और प्रेम निबंध में जगत को किसका विराट रूप माना है? जगत को किसका विराट रूप माना है? ए, ईश्वर का, बी, मनुष्य श्रम का, सी, माया का, या डी, काल का? किसका विराट स्वरूप माना है? बी, मनुष्य के श्रम का। क्वेश्चन नंबर 59, कुबेरनाथ रॉय ने काल के किस रूप को उत्तरा फाल्गुनी कहा? सर्जन को, संध्या काल, प्रलय काल, या बाल्यकाल? किसको उत्तरा फाल्गुनी कहा?
बी संध्या काल को उत्तरा फाल्गुनी कहा। क्वेश्चन नंबर 60, उठ जाग मुसाफिर में झुरी और बरवा शब्दों का प्रयोग किसके प्रतीक के रूप में किया है? ए आधुनिक गानों के रूप में, सी ग्रामीण लोक धुनों के रूप में, बी ग्रामीण लोक धुनों के रूप में, सी फसलों के नाम, या डी औजारों का नाम। किसके रूप में कहा है, मतलब किसके रूप में प्रयोग किया है? ग्रामीण लोक धुनों के रूप में किया है, झुरी और बरवा। क्वेश्चन नंबर 61, संस्कृति और सौंदर्य निबंध में नामवर सिंह ने अशोक को किसका महावृक्ष कहा? ए शांति का, बी भारतीय संस्कृति के आंतरिक विशालता का, सी केवल कामदेव का, या डी बौद्ध धर्म का। बी भारतीय संस्कृति की आंतरिक विशालता का माना है। क्वेश्चन नंबर 62, भारत वर्षोन्नति के लिए भारतेंदु ने परदेशी वस्तुओं के त्याग के साथ और किस पर बल दिया है? ए केवल धार्मिक अनुष्ठानों पर, बी अपनी भाषा और स्वदेशी शिक्षा पर, सी केवल सैन्य शक्ति पर, या डी विदेशी यात्रा पर। किस पर जोर दिया है? अपनी भाषा और स्वदेशी शिक्षा पर जोर दिया है। क्वेश्चन नंबर 63, शिव मूर्ति निबंध में मणिमय मूर्ति की पूजा का क्या आध्यात्मिक अर्थ बताया है? मणिमय अर्थात मिट्टी की मूर्ति है ना। मिट्टी का मोल कम है, बी शरीर मिट्टी है, सी मूर्ति कला का ज्ञान, या डी अंधविश्वास। किस अर्थ में बताया है आध्यात्मिक अर्थ? शरीर मिट्टी है। क्वेश्चन नंबर 64, कविता क्या है के अनुसार क्रूरता को देखकर जो क्रोध आता है उसका उद्देश्य क्या है? ए अपने स्वार्थ सिद्ध करना, बी लोक मंगल, सी केवल हिंसा, या डी अशांति फैलाना। अगर कोई आपके सामने क्रूरता कर रहा है और आपको क्रोध आ रहा है तो वो उसका उद्देश्य क्या होता है ये बताने की कोशिश की है। तो लोक मंगल के लिए। अगर कोई क्रूरता कर रहा है आपके सामने है ना, पशुता कर रहा है, तो अगर आपको क्रोध आ रहा है उसको मारने चले गए तो वो लोक मंगल है। ऐसा नहीं कि वो ऐसे ही बिना मतलब के झगड़ा करने लग गए, ऐसा नहीं है ना, लोक मंगल की बात है। लेकिन अच्छा है, बचाना जरूरी होता है। क्वेश्चन नंबर 65, मनुष्य को सुखों के बाहरी उपकरणों की ओर नहीं अपने भीतर की ओर देखना चाहिए। यह विचार नाखून क्यों बढ़ते हैं में किसका है? एक दार्शनिकों का, बी गांधी जी का, सी बुद्ध का, या डी टैगोर का। किसका कथन है ये गांधी जी का है ना। भीतर देखना चाहिए, बाहर नहीं देखना है। क्वेश्चन नंबर 66, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है निबंध में लेखक ने नदियों को किसका प्रतीक माना है? ए बाढ़ का, बी संस्कृति के प्रवाह और चेतना का, सी प्यास बुझाने का माध्यम, या डी केवल जल मार्ग। बी संस्कृति के प्रवाह और चेतना का प्रतीक माना है ना। क्वेश्चन नंबर 67, मजदूरी और प्रेम निबंध के अनुसार पुस्तकीय ज्ञान से श्रेष्ठ क्या है? ए अधिक धन कमाना, बी एक मजदूर का सादा और प्रेमपूर्ण जीवन, सी राजनीतिक ज्ञान, या डी तर्क वितर्क करना। तो एक मजदूर का सादा और प्रेमपूर्ण जीवन पुस्तकीय ज्ञान से बेहतर है, क्योंकि उसके पास विवेक होता है। जो पुस्तकीय ज्ञान ज़्यादा ही ले लेता है उसके पास विवेक नहीं होता है, वो विवेक खो देता है। ठीक है, वो पुस्तकीय ज्ञान के आधार पर सबकी तुलना करता है ना, सबके साथ व्यवहार उसी प्रकार का करता है, इसीलिए ऐसा कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 68, दिल्ली दरबार दर्पण निबंध में किस रियासत के राजा के बारे में जिक्र है कि उन्होंने अंगूठे में चोट के कारण अपना भाषण स्वयं नहीं पढ़ा? मैसूर के महाराज, त्रावणकोर के महाराज, पटियाला के महाराज, या ग्वालियर के महाराज। अंगूठे में चोट लग गई थी इसलिए वो खुद नहीं पढ़ा उन्होंने। कौन सा राजा था वो? त्रावणकोर का राजा था, इतना आलसी है। क्वेश्चन नंबर 69,
69। भारतेंदु ने भारत वर्षोन्नति में शंबुक का उदाहरण किस संदर्भ में कहा? ये शंबुक है जिसकी हत्या कर दी जाती है पूजा करने के लिए, है ना? किसने की है? भगवान राम ने की है, तो उसका उदाहरण दिया है ना। ऑप्शन ए तपस्या के अधिकार के संघर्ष के रूप में, बी वर्ण व्यवस्था की कठोरता, सी प्राचीन न्याय व्यवस्था की प्रशंसा, या डी केवल पौराणिक कथा के रूप में। तो बी वर्ण व्यवस्था की कठोरता के रूप में प्रस्तुत किया है शंबुक वध। 70 शिव मूर्ति निबंध के अनुसार हृदय की तुलना किस रत्न या धातु से की गई है जो ईश्वर के प्रेम से पिघल जाता है? ए स्वर्ण, बी पारस, सी चंद्रकांत मणि, या डी वज्र। सही आंसर क्या होगा? सी चंद्रकांत मणि। क्वेश्चन नंबर 71। आह क्या वह दिन फिर कभी आएंगे? यह टिस शिव शंभू के चिट्ठे में किस स्मृति को लेकर है? ए मुगल काल के वैभव को लेकर, बी बचपन में बुलबुले उड़ाने की बेफिक्री को लेकर, सी कंपनी सरकार के शुरुआती दिनों को लेकर, या डी अपनी युवा अवस्था की उपलब्धियों को लेकर। किस के लिए कहा गया है कि क्या वो दिन वापस आ सकते हैं? बी बचपन के दिन, है ना। हर कोई कहता है कि बचपन के दिन आ सकते हैं, लेकिन जवाब होता है नहीं। क्वेश्चन नंबर 72। आचार्य शुक्ल ने कविता क्या है में साधारणीकरण का अर्थ क्या बताया है? कविता की व्यक्तिगत भावना का प्रसार, बी आलंबन धर्म का साधारणीकरण, सी पाठक का कवि के साथ एक हो जाना, डी शब्दों का सरल अर्थ ग्रहण करना। जल्दी से बताइए। बी आलंबनत्व धर्म का साधारणीकरण, है ना। क्वेश्चन बहुत टफ लगे, बड़ा लगे तो आप वीडियो पॉज करके अपना आंसर लगा लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 73। हृदय की जिस प्रक्रिया हृदय जिस प्रकार मुक्त अवस्था रसवाद कहलाती है, उसी प्रकार बुद्धि की मुक्त अवस्था क्या कहलाती है? ए ज्ञान दशा, बी विवेक दशा, सी चेतवृत्त, या डी चैतन्य दशा। कौन सी दशा कहलाती है? हृदय की दशा तो मुक्त अवस्था है, तो बुद्धि की मुक्त अवस्था क्या कहलाती है? ज्ञान दशा कहलाती है। ये नाखून नहीं है। नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध में वात्स्यायन के किस ग्रंथ का उल्लेख नाखून को संवारने के संदर्भ में है? ए नाट्यशास्त्र, बी कामसूत्र, सी अर्थशास्त्र, या काव्य मीमांसा। नाखून के बारे में किस ग्रंथ में कहा गया है? कामसूत्र में कहा गया है ना, नाखून को संवारने के लिए, ये भी कहा गया है। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है निबंध में राम का वनवास लेखक के अनुसार क्या है? ए एक पुरानी कथा मात्र है, बी हर युग की शाश्वत मानवीय त्रासदी है, सी केवल कौशल्या का दुख है, या डी राजाओं का आपसी संघर्ष है। तो हर युग का शाश्वत मानवीय त्रासदी है ये। हर युग में किसी न किसी को वनवास जाना ही पड़ता है। जैसे कि एक छात्र को ले लो, वो भी वनवास ही होता समझ लो, ठीक है। पहले 14 साल कोई भी डेट फिक्स नहीं होती है, लेकिन वनवास ही होता है एक तरह का, है ना। घर से बाहर आता है। 76 मजदूरी और प्रेम निबंध के अनुसार सच्चा मजहब क्या है? ए शास्त्रों का गहन अध्ययन, बी हाथों से किया गया श्रम, सी तीर्थ यात्राएं करना, या डी मौन रहकर ध्यान करना। क्या है सच्चा मजहब? बी हाथों से श्रम करना। क्वेश्चन नंबर 77। कुबेरनाथ रॉय ने उत्तरा फाल्गुनी जीवन का ढलान का आरंभ किस वर्ष से माना? 25, 30, 40 या 50? ढलान किस वर्ष से माना है?
40 वर्ष के बाद जीवन का ढलान शुरू हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 78, उठ जाग मुसाफिर में निबंध में विवेकी रॉय ने भोर होने का संदेश किसे दिया? ए केवल किसानों को, बी अपनी जड़ों से कट रहे लोगों को, युवाओं को, सी शहर जीने वाले मजदूर को, या डी नई पीढ़ी के कवियों को? बी अपनी जड़ों से कट रहे इंसान मतलब व्यक्तियों को, युवाओं को, है ना, युवाओं से कहा, युवा। सॉरी। क्वेश्चन नंबर 79, 79, संस्कृति और सौंदर्य निबंध में नामवर सिंह ने हजारी प्रसाद द्विवेदी की दृष्टि को किस रूप में व्याख्यायित किया? ऑप्शन ए रूढ़िवादी और कट्टर, बी परंपरा को तोड़ने वाली, सी शुद्ध सौंदर्यवादी, या डी केवल अकादमिक? किसे माना? बी परंपरा को तोड़ने वाली। क्वेश्चन नंबर 80, भगवान ने आपको इस देश में भेजा था कि भारत फिर से सोने की चिड़िया बने, यहाँ पर यहाँ तो दशा उल्टी है। यह व्यंग्य किस वायसराय के लिए है? ए लॉर्ड रिपन, बी लॉर्ड कर्जन, सी लॉर्ड लिटिल, डी लॉर्ड डफरिन? किसके लिए है? ये लॉर्ड कर्जन के लिए है ना। क्वेश्चन नंबर 81, कविता क्या है के अनुसार नाद सौंदर्य कविता में क्या कार्य करता है? ए वह भावों को केवल सजाता है, बी वह भावों को अधिक गहराई तक पहुंचाने में सहायता करता है, सी कविता को अर्थहीन बना देता है, डी केवल संगीतकारों के काम आता है। तो ये बी सही होगा, भावों को अधिक गहराई तक पहुंचाने में सहायता करता है, नाद सौंदर्य। क्वेश्चन नंबर 82, नाखून क्यों बढ़ते हैं? नाखून क्यों बढ़ते हैं के अनुसार अस्त्र बढ़ाना किसका प्रतीक है? एक आत्मरक्षा का, बी मनुष्य की पशुता, सी वैज्ञानिकता या वैज्ञानिक प्रगति का, या सी राष्ट्रभक्ति का? तो इसका बी सही आंसर होगा, मनुष्य की पशुता का। क्वेश्चन नंबर 83, 43, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है में संगीत कार्यक्रम से लौटते समय लेखक की चिंता का केंद्र क्या है? ए कार्यक्रम की असफलता, बी रात की वर्षा और सुरक्षा, सी मेहमानों का सत्कार, या डी अपनी अलग रचना का विचार? तो रात में जो वर्षा हो रही है ना, उसकी और सुरक्षा को लेकर चिंता होती है। क्वेश्चन नंबर 84, 84, मजदूरी और प्रेम निबंध में आदम की मीठे सेब का अर्थ अध्यापक पूर्ण सिंह ने क्या लिया? ए निश्चित फल, बी मेहनत का फल, मेहनत का अन्न, सी ईश्वरीय दंड, या केवल एक रूपक? तो मेहनत का अन्न, ठीक है, आदम के सेब को मेहनत का अन्न कहा। क्वेश्चन नंबर 45, कुबेरनाथ रॉय ने उत्तरा फाल्गुन के आसपास में 28 अक्षर प्रेम किससे कहा और जीवन के अंत में समझा? ए वासना को, बी मृत्यु को, सी त्याग को, या डी भक्ति को? ऐसा ही कुछ प्रश्न आ चुका है शायद, है ना। मृत्यु को कहा है। क्वेश्चन नंबर 86, उठ जाग मुसाफिर में चेत उर्फ चेतना के लिए किसका आह्वान किया? ए गांव के मुखिया का, बी उस व्यक्ति का जो अपनी संस्कृति भूल रहा है, सी विद्यार्थी का, या स्वयं लेखक? उस व्यक्ति का आह्वान कर रहे हैं जो अपनी संस्कृति भूल रहा है। क्वेश्चन नंबर 87, नामवर सिंह के अनुसार द्विवेदी जी ने अशोक के फूल के माध्यम से किस संस्कृति की खोज की है? ए शुद्ध वैदिक संस्कृति, बी मिश्रित और सामंतवादी संस्कृति, सी जो आर्यों से पूर्व की अपेक्षित लोक संस्कृति थी, या डी मुगल कालीन संस्कृति? किसकी खोज हुई है?
सी, जो आर्यों से पूर्व की अपेक्षित संस्कृति थी। क्वेश्चन नंबर 88। दिल्ली दरबार दर्पण में खेमा शब्द का प्रयोग किसके संदर्भ में हुआ है? ए, युद्ध के मैदान के लिए। बी, राजाओं के ठहरने के तबुआ के लिए। सी, भोजन के स्थान के लिए या राजकीय भंडार के लिए। किसके लिए प्रयोग किया है खेमा? बी, राजाओं के ठहरने के तंबुओं के लिए। क्वेश्चन नंबर 89। शिव मूर्ति निबंध में ईश्वर के हाथ पैर न होने का दार्शनिक अर्थ क्या बताया गया है? ईश्वर का हाथ पैर न होना का दार्शनिक अर्थ क्या है? एक, वह असहाय है। बी, कि वह शक्ति असीम और सर्वव्याप है। बी है ना। सी, वह केवल एक कल्पना है। या डी, उसकी पूजा आवश्यक नहीं। सॉरी, सही आंसर क्या होगा? बी, उसकी शक्ति असीम और सर्वव्यापी है। क्वेश्चन नंबर 90। कविता क्या है में वीर रस के संदर्भ में शुक्ल जी ने किससे अनिवार्य माना? ए, क्रोध को। बी, उत्साह की भावना को। सी, युद्ध के वर्णन को या शत्रु की निंदा को। उत्साह की भावना को वीर रस का अनिवार्य माना है। क्वेश्चन नंबर 91। नाखून क्यों बढ़ते हैं में सजावटी नाखून किसका प्रतीक है? एक, महान सभ्यता का। बी, विलासी सभ्यता का। सी, स्वास्थ्य का या कलात्मकता का। ये विलासी सभ्यता का है ना, जो नाखून सजा के रखते हैं ना खासकर लड़कियां, वो विलासी सभ्यता का प्रतीक है। 1992। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, मतलब 1900 नहीं, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 92। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है निबंध में मुकुट और पटका किसका प्रतीक है? केवल वस्त्र का। सी, मर्यादा और उत्तरदायित्व का। सी, राजसी ठाट बाट का या प्राचीन इतिहास का। ऐसा कुछ नहीं, मर्यादा और उत्तरदायित्व का प्रतीक है पटका और मुकुट। क्वेश्चन नंबर 93। शिव मूर्ति निबंध के अंत में प्रताप नारायण मिश्र ने सच्चा शिव किसे कहा? केवल कैलाश पर रहने वाले देव को। बी, जिसका हृदय शुद्ध और जो सबके कल्याण की सोचता है। सी, केवल मंदिर की पूजा करता है जो संसार की त्याग कर दे। जिसका हृदय शुद्ध और सबके कल्याण की सोचता हो उसे शिव कहा, सच्चा शिव। क्वेश्चन नंबर 94। संस्कृति और सौंदर्य निबंध में नामवर सिंह ने हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध कला की तुलना किससे की है? एक जमे हुए तालाब से। बी, बहती हुई सरिता नदी से। सी, एक विशाल पर्वत से। डी, एक घने जंगल से। बहती हुई नदी से की है। 95। भारतेंदु ने भारतवर्षोन्नति के लिए मत्सर त्यागने की बात कही है। यह मत्सर का अर्थ क्या है? ए, आलस्य, ईर्ष्या और द्वेष। बी, गरीबी या अज्ञानता। मत्सर क्या है? ईर्ष्या और द्वेष। क्वेश्चन नंबर 96। जहाँ तक मेरा अनुभव है, हृदय पर जितना प्रभाव कविता का पड़ता है उतना और किसी विधा का नहीं है। यह वैचारिक स्थापना शुक्ल जी ने कविता क्या है में किस आधार पर की है? एक, चमत्कार के आधार पर। बी, साधारणीकरण के आधार पर। सी, छंदों के लय के आधार पर। या डी, शब्दों के कठिन चयन के आधार पर। बी, साधारणीकरण के आधार पर कहा है। क्वेश्चन नंबर 97। उठ जाग मुसाफिर निबंध में तपोवन और ग्राम संस्कृति के बीच में संबंध को विवेकी रॉय ने कैसा माना? ए, दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं। बी, ग्राम संस्कृति की आधुनिक तपोवन है। सी, तपोवन अब इतिहास की बात है, शहरों में तपोवन बनाना चाहिए। ग्राम संस्कृति ही आधुनिक तपोवन है। क्वेश्चन नंबर 98। उत्तरा फाल्गुन के आसपास निबंध के अनुसार जब व्यक्ति अपनी उम्र के 40वें पड़ाव पर पहुंचता है तो उसमें कौन सी प्रवृत्ति अधिक जागृत होती है?
भोगविलास, संग्रह और स्थायित्व चिंता, बचपन की चंचलता या वैराग्य। संग्रह है ना, वो संग्रहित करने की कोशिश करता है ना, और स्थायी चिंता रहती है भविष्य को लेकर, अपने बच्चों को लेकर। क्वेश्चन नंबर 99, नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध में सत्याग्रह और अहिंसा को द्विवेदी जी ने किसके विरुद्ध अस्त्र माना? केवल अंग्रेजों के विरुद्ध, मनुष्य के भीतर की पशुता, पड़ोसी देश के विरुद्ध या समाज के विरुद्ध? नाखून क्यों बढ़ते हैं, इसमें मनुष्य की पशुता पर ज़्यादा जोर दिया गया है। ऑप्शन बी सही होगा। लास्ट वाला क्वेश्चन है, बहुत बड़ा सा है ना। चलो, तो मिलान करना है, एक तरफ निबंध है, दूसरी तरफ उसकी शैलीगत विशेषता है। तो अध्यापक पूर्ण सिंह एक तरफ दोनों तरफ की बातें कर लेते हैं। एक तरफ है अध्यापक पूर्ण सिंह, आचार्य शुक्ल, विद्यानिवास मिश्र, बाल मुकुंद गुप्त। दूसरी तरफ है विचारात्मक और सूत्र परक, भावनात्मक और ऊर्जस्वी, ललित और लोक संवेदना युक्त, व्यंग्यात्मक और तीखी। ठीक है, तो हम बात करेंगे। विद्यानिवास मिश्र का है मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, उसमें क्या है, भावनात्मक और ऊर्जस्वी, ऐसे कुछ है। विचारात्मक और सूत्रपरक उर्फ शायद अपना कविता क्या है, शुक्ल जी की है। तुक्का ही लगा रहा हूँ ना, तो 3 का मैं 2 लगा रहा हूँ, 3 का 2 कहीं है, एक ही जगह पे दिख रहा है। और उसके साथ ही 2 का पहला, 2 का पहला नहीं, 2 का पहला एक जगह पे। चलो आंसर ही देख लेता हूँ क्या है। ऑप्शन ए सही होगा, है ना, पहले का दूसरा है। अध्यापक पूर्ण सिंह भावात्मक और ओजस्वी, मतलब अध्यापक पूर्ण सिंह की जो रचना है मजदूरी और प्रेम, वहाँ पे भावात्मक हो, मतलब निबंध है, मतलब है ना, भावात्मकता विशेषता है, और ओजस्वी उत्साह है ना, वो भी है। दूसरे का पहला है विचारात्मक और सूत्रपरक, मतलब दूसरा तो मेरा सही निकला, सूत्रपरक है ना, तो अगर शुक्ल जी वाला याद रहता तो भी सब सही हो जाते हैं ना। विद्यानिवास मिश्र का है थर्ड, ललित और लोक संवेदना। बाल मुकुंद है व्यंग्यात्मक और तीखापन, बाल मुकुंद शिव शंभू के चिट्ठे, ठीक है, व्यंग्यात्मकता है। चलो, आज के क्वेश्चन खत्म हो गए, ठीक है, आज का टेस्ट भी खत्म। बहुत बहुत धन्यवाद। आप यहाँ तक आए हो तो एक काम और करके जाओ, अगर अच्छा लग रहा है वीडियो तो अपने किसी साथी दोस्त को शेयर कर दो, और लाइक, अगर आपको अच्छा सच में लगा है तो फिर लाइक तो आप ऑटोमेटिक कर ही दोगे, ठीक है, उसको तो बोलने की कोई आवश्यकता नहीं। और सब्सक्राइब तो फिर अगर आपको और ऐसे ही वीडियो चाहिए, ऐसे ही टेस्ट चाहिए, तो सब्सक्राइब भी आप कर लोगे, क्योंकि आपको कहने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि समझदार लोगों को कहने की कोई आवश्यकता नहीं होती, वो ऑटोमेटिक अपने विवेक के साथ निर्णय लेते हैं। तो आप समझदार हो, है ना, आप अपने विवेक के अनुसार कर लोगे। ठीक है, फिर आज के लिए बस इतना ही, और मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में, जो हमारी लास्ट यूनिट है, यूनिट 10, ठीक है। जीवनी, आत्मकथा और अन्य गद्य विधाएँ हैं। अन्य गद्य विधाओं का एक लास्ट टेस्ट बचा हुआ है, उसके बाद हम मिक्स टेस्ट लगाएंगे, ठीक है। और मुझे पता है अब तक आप टेस्ट के जो बाकी यूनिट है उनमें से कुछ यूनिट तो भूल भी गए होंगे, है ना, तो अब मिक्स क्वेश्चन लेके आऊँगा तब पता चलेगा। और हाँ, एक और रिक्वेस्ट कह सकते हो, जल्दी से आप 50 सब्सक्राइबर कंप्लीट करवा दो, ताकि मैं यूट्यूब पे लाइव आ सकूं, जिससे कि हम लाइव इंटरेक्शन कर सकें, लाइव बात कर सकें, ठीक है। आप क्वेश्चन लगाओ और मैं देख सकूं, है ना, क्वेश्चन लगाओ और आप मैं देख कर बता सकूं कि हम बातें कर सकें, है ना, बात करते हुए हमारे डाउट सेशन हो जाएंगे, आपके कुछ डाउट होंगे वो क्लियर हो जाएंगे, आपको क्वेश्चन पूछोगे मैं उसका आंसर दे पाऊँगा।
तो जल्दी से 50 करवाओ ताकि मैं लाइव आ सकूं। ठीक है, तो चलिए फिर आज के लिए बस इतना ही। और आप सभी को अपनी एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट है ना। बहुत बहुत शुभकामनाएं। अच्छे से तैयारी करो और अच्छे से एग्ज़ाम क्लियर करो। थैंक यू।